गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 13 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। पीडीएफ क्रेजी जिगर ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए। क्रेजी जिगर ट्रिक के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो वहां से क्या लेना है? डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, क्योंकि देखिए काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट मैं यहां पर नहीं बता पाता, तो आप पीडीएफ ले लीजिए। वहां पर आपको पूरी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वहां पर अवेलेबल हो जाती है। कलेक्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठाइए। आइए सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे 13 दिसंबर का। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान अगर ये दिए जाते हैं तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिए हाल ही में व्यास सम्मान अनाउंस किया गया है और ये 34वां व्यास सम्मान है जो कि दिया गया है सूर्यबाला। हिंदी की बहुत ही फेमस लेखिका है सूर्यबाला, जिनको दिया गया 34वां व्यास सम्मान हाल ही में। ठीक है, यह है सूर्यबाला। देखिए दिसंबर 2024 में हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने 34वें व्यास सम्मान को अनाउंस किया है। अब यहां पर एक चीज और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्यास सम्मान देती कौन सी संस्था है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ चुके हैं। तो के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान को। अब यहां पर हाल ही में उत्तर प्रदेश की लेखिका सूर्यबाला को व्यास सम्मान नॉर्मली हिंदी भाषा के लेखकों जो लेखक है उनको दिया जाता है, हिंदी लैंग्वेज के। तो सूर्यबाला हिंदी की लेखिका है, बहुत ही फेमस, जो कि बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश राज्य से। इनका एक नॉवेल काफी फेमस है जिसका नाम है कौन देश को वासी। एक आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ये पूरा उपन्यास का एक नाम है, नॉवेल का नाम है, जिसे सूर्यबाला ने लिखा है। तो इसके लिए हाल ही में सूर्यबाला को के बिरला फाउंडेशन ने 34th व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, जो उपन्यास सूर्यबाला ने लिखा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, कौन देश को वासी, यह जो उपन्यास है, इसमें एक परिवार की कहानी को बताया गया है, एक व्यक्ति की कहानी को बताया गया है जो कि पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाने का सपना देखता है अपने परिवार को छोड़कर। तो क्या उसके जीवन में द्वंद्व रहते हैं, कैसे वो इन परिस्थितियों को टैकल करता है, और उसके लिए पहली प्रायोरिटी क्या हो जाती है, अमेरिका जाना या अपना परिवार। इन सभी मुद्दों पर पूरा नॉवेल लिखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नॉवेल है। ठीक है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सूर्यबाला, लेखिका सूर्यबाला का उपन्यास है। इसी के लिए सूर्यबाला को 34th व्यास सम्मान से 2024 में हाल ही में सम्मानित किया गया। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है। लास्ट ईयर जो 33वां व्यास सम्मान था 2023 के लिए, यह हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया था। इनका एक बहुत ही फेमस जो उपन्यास था, लेख था, यादें यादें और यादें, लेख एक, इसके लिए दिया गया था पुष्पा भारती को 33 व्यास सम्मान। और अब 34th व्यास सम्मान दिया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसे दिया गया? लेखिका सूर्यबाला, उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका। ठीक है, सबसे पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, और 1991 में जब सबसे पहली बार दिया गया था तो यह दिया गया था राम विलास शर्मा को। राम विलास शर्मा, इन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया। 33 व्यास सम्मान 2023 के लिए दिया गया पुष्पा भारती को, और अब 34th व्यास सम्मान दिया गया लेखिका सूर्यबाला को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए यहां पर हमने समय भी ज्यादा लिया है इस क्वेश्चन पे, और इंपॉर्टेंट है तो एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। देता कौन है अवार्ड, ये भी, और कब शुरू किया गया था, ये भी। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 में आयोजित किया जाने वाला है सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब। फीफा जो कि वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों का आयोजन करवाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, फीफा के नाम से जानी जाती है ना। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन आप शॉर्ट में कह सकते हैं इसे। वैसे तो लॉन्ग नाम है उसका, पर इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, फीफा।
2030 और 2034 दोनों का ही कैलेंडर इसने हाल ही में जारी किया है और इसने बताया है कि 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो 24वां एडिशन होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप का, वो संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद 4 साल बाद 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का जो 25वां एडिशन है वो आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में 2034 में। तो 2034 में 25वां फीफा वर्ल्ड कप, 2030 में 24वां फीफा वर्ल्ड कप, ये तो अनाउंस किए गए कैलेंडर, ठीक है। 23वां फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, तो यह आयोजित किया जाएगा 2026 में, ठीक है। आप यहां पर पहले तो यह याद रखना कि 2030 और 34 का जो कैलेंडर आया है फीफा वर्ल्ड कप का, उसमें टोटल 48 टीमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, 2030 में और 2034 में। अब 23वें फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाने वाला है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से। उत्तरी अमेरिका के 3 इंपॉर्टेंट देश, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तो यहां पर संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। अब बात आती है जो हो चुका है 22वां एडिशन। फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन आयोजित किया गया था कतर में। यहां पर अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है ये। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। शुरुआत की गई थी 1930 में और आयोजन करता कौन, तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। 1930 में शुरुआत की गई थी फीफा वर्ल्ड कप की। अब 22वां आयोजित किया जा चुका है, 23वां 2026 में, 24वां 2030 और 25वां फीफा वर्ल्ड कप 2034 में। कहां पर, तो यह हमारा क्वेश्चन था सऊदी अरेबिया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए आज के ऑफर में यहां पर देखिए 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर आया हूं, काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी। एक तो एनडीपीसी 2024 का मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको टॉप 25 मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल होते हैं। आप आराम से मॉक टेस्ट लगाकर अपनी परफॉर्मेंस को यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो आपके टेस्ट चलते हैं ना, वो आपको बिल्कुल जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो टेस्ट होता है, जो आपका एग्जाम होता है ना, उसी पैटर्न पर यहां पर कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको यहां पर पता चलती है और बायलैंग्वेज आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज यहां पर मैं लेकर आया हूं, जहां पर आपको 20,000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस के। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप इस टेस्ट को लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए और कहां आप में कमी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उस पर कमांड बना सकते हैं। तो दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। दोनों ही बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आज आपको ऑफर ऑफ द डे में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप दोनों में से दोनों को या किसी एक को भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पर हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए तैयार खड़ी है। आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, वो आपकी मदद कर देगी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी हर्डल है तो, ठीक है। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गीता जयंती 2024 में जानते कब मनाई गई? 11 दिसंबर को। देखिए हर साल गीता जयंती का जो डे होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है ना, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होता। जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार मोक्षदा एकादशी को, जो मोक्षदा एकादशी आती है हर साल, उस दिन मनाई जाती है गीता जयंती। आज जो हमारी भगवत गीता है उसकी बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भगवत गीता कही थी तो उसकी बर्थ एनिवर्सरी है ना गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस साल 2024 में 5161वीं बर्थ एनिवर्सरी
सेलिब्रेट की गई है भगवत गीता की। ठीक है, जो गीता ज्ञान है, जो गीता ज्ञान दिया गया था, है ना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है गीता जयंती को। गीता ज्ञान दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए गीता ज्ञान, ठीक है ना, तो अब यहां पर लास्ट ईयर अलग डे को आई थी और इस साल जो आई है वो 11 दिसंबर को मनाई गई है 2024 में। अब इस दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहां पर, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में सामूहिक रूप से गीता का पाठ करके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एमपी ने अपने नाम किया है। ठीक है, एमपी के भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में गीता जयंती के मौके पर 7000 प्रतिभागियों ने एक साथ सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था अर्जुन को, जो कुरुक्षेत्र का मैदान था महाभारत का, वहां पर। इसके साथ ही 7000 लोग जब एक साथ इन्होंने गीता पाठ किया तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गीता पाठ का मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ समय में एमपी में काफी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। जैसे इसी साल फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश में जो 50वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के खजुराहो में, वहां पर खजुराहो जो नृत्य या फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल, वहां पर 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ कथक करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यह भी एमपी में। इसके अलावा ग्वालियर में जो तानसेन समारोह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहां पर एक साथ 1600 लोगों ने तबले बजाकर तबले बजाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण है, वहां पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सारे रिकॉर्ड एमपी के नाम है। यहां पर गीता ज्ञान कहा गया था, गीता जयंती उसी उत्सव में, उसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इसी दिन मध्य प्रदेश में 2024 में 11 दिसंबर को एक साथ 7000 लोगों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है? तो दिसंबर 2024 में 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, इसकी मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड राज्य। कौन कर रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का देहरादून है, उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया जा रहा है 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो। उद्देश्य क्या है? तो जो आयुर्वेद है, भारतीय जो पौराणिक मान्यताओं में एक चिकित्सा पद्धति बहुत ही फेमस है आयुर्वेद। आयुर्वेद को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना और आयुर्वेद में रिसर्च, शोध को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो को आयोजित किए जाने का। सम्मेलन का जो इनोग्रेशन है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उत्तराखंड के सीएम है, और केंद्रीय आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव। इन दोनों ने मिलकर इनोग्रेशन किया है इस इवेंट का। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 54 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि आयुर्वेद को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना और लोगों को इसके प्रति अवेयर करना कि जो हमारी पौराणिक मान्यता है उनमें बहुत ही अच्छी एक चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है। अगर हम इसको सही यूज करें, इन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है अगर उससे जोड़ें, तो आयुर्वेदा से बहुत सारी डिसीज के इलाज संभव है। ठीक है, तो थीम की बात करें 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की, तो थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव। 2024 में 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की थीम है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की बात करें, सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में केरल के कोच्चि में। आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन करवाता है वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। इस साल 10th एडिशन है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का। आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा?
खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनका आयोजन किया जाने वाला है दो यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आंसर सी। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2025 में, ये 5th एडिशन है, 2025 में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले भी देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स से क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। इसके अलावा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स से क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी एक एग्जाम है, इसमें हमें देखने को मिला था 2021 में। तो ये तो दो एग्जाम के मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन काफी सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं विंटर गेम्स से। तो आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। पहला फेज आयोजित किया जाएगा लद्दाख में 23 से 27 ऑफ जनवरी तक, है ना। जो आइस इवेंट है वो लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे, और जम्मू कश्मीर में सारे स्नो इवेंट आयोजित किए जाएंगे फरवरी मंथ में, 22 से लेकर 25 फरवरी तक। ठीक है, तो आइस इवेंट कहां आयोजित होंगे? लद्दाख, और स्नो इवेंट कहां आयोजित होंगे? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया जो गेम्स है भारत में, उनके तहत आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसी में से एक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स की शुरुआत की गई थी 2020 में। 2025 में 5th एडिशन आयोजित किया जाएगा, कहां पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और 2024 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही 4th एडिशन का भी आयोजन किया गया था। और जो 4th एडिशन है ना, उसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा था सर्विसेस, जिसने टोटल 21 मेडल अपने नाम किए थे, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो सर्विसेस पहले स्थान पर रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 4th एडिशन में, जो कि खेला गया था 2024 में, इसी साल के शुरुआत में खेला गया था। और अब 2025 में आयोजित किया जाएगा 5th एडिशन लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? तो एक देखिए, जहां भी इलेक्शन होते हैं ना, अभी ये एक सिनेरियो हमको देखने को मिला है कि जहां भी इलेक्शन हो रहे, वहां की गवर्नमेंट एक स्कीम अनाउंस कर देती है महिलाओं के लिए। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी तरीके की एक योजना हमने एमपी में भी देखी है, लाडली बहना योजना के नाम से। झारखंड में भी शुरू की गई थी इलेक्शन के पहले, महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है क्योंकि यहां सब इलेक्शन हो चुके हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दिल्ली के यूनियन टेरिटरी में महिला सम्मान योजना को। दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना के तहत राज्य की महिला, मतलब दिल्ली में जो महिलाएं रहती है, उनके खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करने वाली है, आर्थिक सहायता राज्य की महिलाओं को देने वाली है दिल्ली सरकार। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें एक योजना को मंजूरी दी गई, महिला सम्मान योजना। और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इवन यहां तक घोषणा की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने कहा है कि भैया अगर हम जीत जाते हैं ये जो इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के बाद 2025 में हम इस स्कीम में जो पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को, वो 1000 रुपए की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए पर मंथ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक योजना है महिला सम्मान योजना, दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा महिला सम्मान योजना का। वे महिलाएं पात्र होगी जो कि अभी तक दिल्ली में कोई और पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोई अगर किसी और पेंशन स्कीम में महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें महिला सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसी महिलाएं जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हो और जिनका इनकम टैक्स नहीं जाता, तो उनको लाभ दिया जाएगा दिल्ली में महिला सम्मान योजना। अभी 1000 रुपए पर मंथ देने की घोषणा की गई है, दिल्ली सरकार की योजना है। दिसंबर 2024 में जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जॉन ड्रमानी महामा की बात करें तो यह हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं घाना देश के।
घाना की अगर हम लोकेशन देखते हैं ना तो एक अफ्रीकी देश है ना, अफ्रीकी का देश है घाना और कैपिटल है अक्रा घाना की। हाल ही में इसके दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं जॉन ड्रमानी महामा। पहले भी एक बार महामा प्रेसिडेंट रह चुके हैं घाना के और अब दूसरी बार प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। किस पार्टी से बिलोंग करते? तो नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में घाना में एनडीसी के नाम से जाना जाता है। इसके नेता है जॉन ड्रमानी महामा। दूसरी बार घाना देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा रहे हैं, इलेक्ट हुए हैं। उपराष्ट्रपति महमूदू बावूमिया, नाम थोड़ा सा अलग है, महमूदू बावूमिया, इनको हराया क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट इलेक्शन की दौड़ में थे, तो इनको हराकर दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं जॉन ड्रमानी महामा। किस देश के? तो ये घाना के। एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल अक्रा है और इसकी अगर ऑफिशियल करेंसी देखें तो ये घानियन सैडी इसकी ऑफिशियल करेंसी कहलाती है, जैसे हमारे यहां रुपया चलता है। सर ऐसे नहीं समझ में आया, मैप पे लोकेशन दिखा दो। तो यहां पर मैप पे लोकेशन देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप और अगर आप इस तरफ चलेंगे अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में तो आपको यहां पर एक देश देखने को मिलेगा घाना। पड़ोसी कंट्री अगर इसकी देखे घाना की तो देखो टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डी आइवर या कोट डी आइवर इससे कहा जाता है। 3 पड़ोसी देश है घाना के और इसके दक्षिण में हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन। घाना की कैपिटल है अक्रा। हाल ही में दूसरी बार घाना के प्रेसिडेंट बने जॉन ड्रमानी महामा। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन संगीतकार, कौन? पुरुषोत्तम उपाध्याय। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में, एज ज्यादा थी है ना, तो 90 वर्ष की आयु में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। संगीत के या कला के क्षेत्र में जो इनका योगदान है ना, उसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से संबंधित है, किस राज्य के रहने वाले? तो गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं पुरुषोत्तम उपाध्याय। गुजराती संगीत में इन्होंने योगदान दिया है। गुजराती एक बहुत ही फेमस संगीतकार हैं। ठीक है। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने पुरुषोत्तम उपाध्याय को पद्मश्री से सम्मानित किया था। गुजरात के रहने वाले पुरुषोत्तम उपाध्याय का 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 4th एडिशन है फेस्टिवल का। उद्देश्य क्या है पहले तो यही समझ लो। तो अरुणाचल प्रदेश में वहां का जो इको टूरिज्म है उसको प्रमोट करना, लोगों को राज्य की जैव विविधता के बारे में बताना, लोगों को पर्यटन जो टूरिज्म है उसको आकर्षित करना। ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये कुछ मूल उद्देश्य हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट ईयर आयोजित किया जाएगा 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक 4th एडिशन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। ठीक है। एक वहां पर सेंचुरी देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, नाम ही उसका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहीं पर ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। 4th एडिशन नेक्स्ट ईयर 2025 में, नेक्स्ट मंथ बोल लेते हैं, जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो उसकी पक्षी विविधता है, काफी सारे पक्षी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के, तो उसके लिए भी बहुत ही फेमस है। एक बोल सकते हैं हम कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। और अगर हम लोकेशन देखते हैं ना तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी एरिया में हमको देखने को मिलता है, मतलब ब्रह्मपुत्र से राइट हैंड पर, ब्रह्मपुत्र नदी के राइट हैंड पर देखने को मिलता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश राज्य। लास्ट क्वेश्चन,
इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां किया गया? इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, देखिए नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया। यहां पर नॉर्मली जो आयोजन है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? तो अगर समुद्री सुरक्षा, समुद्री समृद्धि, समुद्री इतिहास के बारे में अगर जागरूकता फैलाने के लिए यह महोत्सव है, कॉन्क्लेव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आयोजन कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज आयोजन करवाता है इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव। 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इनॉग्रेशन जो है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। उद्देश्य क्या है? तो जो भारत की समृद्ध समुद्री इतिहास है, जो सांस्कृतिक महत्व है समुद्री क्षेत्र का, उसके बारे में पूरी दुनिया में उसके प्रचार प्रसार करना, उसके महत्व को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव को आयोजित किए जाने का। 2024 में आयोजन कहां पर? भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। डन। तो यहां पर 13 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझ लो यहां पर कि कुछ सेशंस पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा ही नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। यह कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है गुजरात के लोथल में। गुजरात का लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्लेस है। तो यहां पर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि जो हमारी विविध समुद्री विरासत और एक समृद्ध समुद्री विरासत है उसका प्रदर्शन किया जा सके, है ना। तो यहां पर हमने 13 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय को वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया माधव गॉडगिल को। फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। दिसंबर 2024 में सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद अल बशीर। निम्न में से किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया शाजी एंड करुण को। नेग्रोस द्वीप पर माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी या नेग्रोस द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है फिलीपींस का। दिसंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह अपॉइंट किए गए अजय सेठ। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड कैटेगरी में किस राज्य की ग्राम पंचायत मान्या चिवाड़ी को बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत है। दिसंबर 2024 में रविंद्र महतो किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो रविंद्र महतो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7% से घटाकर कितने प्रतिशत की है? 6.5%। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में डिस्कस किए थे हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ध्यान से देखिए। भारत में पहली बार किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया गया था? तो भारत में सबसे पहली बार जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया गया था 18 मई 1974 में, है ना। स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है या वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था, तो उसी के तहत ओजोन परत संरक्षण के लिए इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे,
इंटरनेशनल श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे की यहां पर बात की गई है। व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? अभी हमने बात भी की, आप बता दोगे इजीली। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तीनों ही क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।